सेट का डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, कौन एलिमेंट है कौन एलिमेंट नहीं है, इलस्ट्रेशन वगैरह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है ना, एक सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर सेट को हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी सेट को हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि सेट के एलिमेंट को हम लोग डायरेक्ट लिख दें। अगर 4 एलिमेंट है तो चारों को लिख दिए, 10 एलिमेंट है तो 10 को लिख दिए। और दूसरा तरीका जो है उसमें एलिमेंट्स के जगह पे हम लोग उसके लिए एक लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश का एक सेंटेंस यूज करते हैं जिसके आधार पे वही बात पता चलता है जो एलिमेंट वहाँ पे रहता है। ठीक है ना, यानी कि जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो लैंग्वेज ही जो है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग टू वेज। दो तरह से सेट का रिप्रेजेंटेशन करता है। पहला रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, या इसी को क्या कहते हैं लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, यानी सेट का पहला तरीका जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिससे वो क्या है, रोस्टर फॉर्म कहेंगे या टेबुलर फॉर्म कहेंगे या लिस्टिंग मेथड कहेंगे। और दूसरा जिसमें लैंग्वेज हम लोग यूज करके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, यानी या इसको दूसरा तरीके से क्या कहेंगे, रूल मेथड। रूल मेथड्स का मतलब लैंग्वेज से लिखिए या रूल मेथड लिखिए। ठीक है, इसका मतलब कि जो एलिमेंट्स है उसके लिए एक फार्मूला जनरेट कर जाता है। किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग करते हैं पहला से रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड में क्या होता है कि जब किसी सेट के बारे में हम लोग करते हैं तो उसके एलिमेंट को 1 बाय 1 करके लिख देते हैं और करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, और जो भी एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं हर एक एलिमेंट को लिखने के बाद एक कॉमा डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब सीरीज में लिख देते हैं द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। हर एक दो एलिमेंट के बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, एक कॉमा लिखेंगे। ठीक है, एंड आर इनक्लोज विद इन करली ब्रैकेट। किसमें हम लोग करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी सेट का पहला रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, वो क्या है, रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है। इस फॉर्म में हम लोग सेट के एलिमेंट को डायरेक्ट लिख देते हैं 1 बाय 1 करके और हर एक दो एलिमेंट के बीच में एक कॉमा लगा देते हैं। क्या, हर एक दो एलिमेंट के बीच में एक कॉमा इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, और जब सभी एलिमेंट को लिख दिया जाता है तो करली ब्रैकेट से उनको हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ओके, अच्छा, जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। और देखिए लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हर एक नंबर के बाद क्या अप्लाई किया गया है, कॉमा अप्लाई कर दिया गया। क्या अप्लाई कर दिए हैं, कॉमा अप्लाई कर दिए। तो 1 2 3 4 कॉमा करके लिखते गया है। अच्छा, सेकंड जो है एग्जांपल है, करें द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड वॉवेल। ठीक है ना, वॉवेल जिस लेटर के हेल्प से बनता है उसका सेट। ठीक है, तो इसको बी से रिप्रेजेंट करें या सी से रिप्रेजेंट करें। पहले के क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल ए से या कैपिटल बी से, कैपिटल जेड से, कैपिटल एम से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला क्या है, लेटर भी, तो भी लिख दिए, फिर कॉमा ओ, फिर डब्ल्यू, फिर ई, और फिर क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हर एक दो लेटर के बीच में क्या आ जाता है, एक कॉमा आ जाता है। तो सेट का पहला रिप्रेजेंटेशन कहता है टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है या लिस्टिंग मेथड है। इसमें सेट के हर एक एलिमेंट को करली के ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और दो एलिमेंट के बीच में एक कॉमा लिखना रहता है। ठीक है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो है वो रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, और एक चीज और,
अगर किसी वर्ड को हम लोग लिखते हैं और कोई लेटर 2 बार 3 बार 4 बार अगर रिपीट करता है, तो जब हम लोग सेट बनाएंगे तो उसमें केवल एक ही बार लेटर को लिखेंगे, क्योंकि सेट के एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जा सकता है, यानी सेट का एलिमेंट जो है रिपीटेड वे में नहीं आ सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब जो है अगला हम लोग का मेथड जो है रिप्रेजेंटेशन का, वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। रूल मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ रूल आएगा, यानी कि हर एक एलिमेंट जो है, सेट के बारे में हम लोग पढ़े थे कि सेट का हर एक एलिमेंट एक डेफिनेट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो उस रूल को अब हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, क्या कर रहा है कि इन दिस फॉर्म ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इक्वल टू, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सच दैट, इसको क्या कहेंगे, ये और ये, इसका क्या नाम है, सच दैट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सच दैट कहते हैं। ठीक है, एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स, ठीक है ना, एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स, ठीक है ना, यानी कि x हैज द प्रॉपर्टी px। ठीक है, x का प्रॉपर्टी क्या है, px है। ठीक है ना, जहां x जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और px जो है वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स का, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ दी क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स हम लोग पढ़ते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स लिखते हैं ए ई आई ओ यू, तो ए भी वॉवेल, ई भी वॉवेल, आई भी वॉवेल, ओ भी वॉवेल और यू भी वॉवेल, ये पांचों का पांचों लेटर है, इन सब का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है, एक होता है। ठीक है, तो पी एक्स जो है उसी कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, यानी कि जब कोई आप सेट लिखते हैं तो एक डिफरेंट रूल के अकॉर्डिंग आता है, तो उसी रूल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि जो जो सेट है, जो जो एलिमेंट्स है सेट का, वो एक डिफरेंट रूल के अकॉर्डिंग आता है, तो उसी रूल को कौन रिप्रेजेंट किया जाता है, पी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे आप इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, करा राइट दिस सेट ए 1 2 3 4 5, चार नेचुरल नंबर, पांच नेचुरल नंबर दिया है, 1 2 3 और 4 और 5, है ना, तो करा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके जगह पे एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे, एक्स लिखना ही पड़ेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या है, पांचों का पांचों क्या है, नेचुरल नंबर है, इसलिए क्या लिख दिए, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो गया। अब कहाँ तक है, 5 तक है, 5 से तो आगे नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिखें, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, अगर ये 7 तक होता तो x लेस देन इक्वल टू 7, अगर ये 10 तक होता तो x लेस देन इक्वल टू 10, अगर ये 20 तक होता तो x लेस देन इक्वल टू 20 लिखते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक गया है, 5 तक गया है, इसलिए x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड में देखिए, राइट दिस सेट बी ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर में कौन कौन सा इवन होगा, 2 4 6 2 के टेबल में, 10 है, 12 है, 14 है, 6 20 है, 22 24 इस तरह से आता है। करेक्ट, राइट दिस सेट बी ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो b इक्वल टू 2n। ठीक है, और ये क्या है, n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, 5 रखेंगे तो 10, 6 रखेंगे तो 12, 10 रखेंगे तो 20, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारा इसमें रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट जो है, थर्ड वाला जो एग्जाम्पल जो है, वो कर रहा है राइट द सेट ए ई आई ओ यू, वॉइल कर रहा है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू का कोई डिफरेंट फार्मूला मैथमेटिकल यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो जब डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूला नहीं आएगा तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लैंग्वेज यूज करते हैं। तो देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट
X इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्योंकि वॉवेल है इसलिए वॉवेल लिखेंगे, कॉन्सोनेंट रहता तो कॉन्सोनेंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग का है अगला टॉपिक जो है सेट में, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है ना, सेट जो है वो कितने प्रकार के होंगे। ठीक है ना, सेट को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला उसमें है इम्पिटी सेट। वर्ड जो इम्पिटी है वो खुद बता रहा है, इम्पिटी का मतलब खाली, उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं रहता है। इम्पिटी सेट को नल सेट भी कहा जाता है। और किस सेट को नल सेट कहेंगे, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पिटी सेट कहेंगे, या नल सेट कहेंगे, या वाइड सेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो ये भी आश्चर्य वाला बात है कि भाई कौन ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि ए इक्वल टू सेट ऑफ इमॉर्टल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब आप बताइए कि ऐसा कोई आदमी होता है जो मर नहीं सकता, इमॉर्टल है, तो दुनिया में जितने आदमी आएंगे वो सब का सब मरेंगे। ठीक है, इसलिए ये कैसा सेट कहलाएगा, इम्पिटी सेट कहलाएगा। यानी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो फॉरएवर ही जिंदा रहे, वो आएगा तो मरना ही है उसको। ठीक है, अच्छा अब आइए इम्पिटी सेट जो है करेक्ट लिखा हुआ भी है, देख लीजिए, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पिटी सेट कहेंगे, या नल सेट कहेंगे, या वाइड सेट भी कहा जाता है। अच्छा, इम्पिटी सेट को कैसे लिखते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई जो है वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एक भी एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, फाई लिखे और इसको ऐसे करली ब्रैकेट तो लिख दिया, लेकिन उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये है। तो कौन सा सेट इम्पिटी कहलाएगा, इसका एग्जांपल समझेंगे कैसे ये वर्कआउट करता है क्वेश्चंस में। जैसे देखिए x such that x is a natural number less than 1। ठीक है, ये जो है इसमें लैंग्वेज लिखा गया है, तो जब लैंग्वेज लिखा है, अब हम लोग सेट को लिखेंगे तो पहले समझेंगे कि ये टेबुलर फॉर्म है कि सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है ना, लैंग्वेज आ जाएगा तो सेट बिल्डर फॉर्म, और एलिमेंट्स केवल लिखा हुआ रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो यह जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, केवल लैंग्वेज है। तो आप बताइए, कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1। एक से छोटा जो है वो नेचुरल नंबर, तो एक से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है। तो नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट तो बनेगा लेकिन इसमें एलिमेंट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो एक से छोटा होता है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे, करली ब्रैकेट लिखे या फाइव लिखे बाद बराबर। ठीक है, अच्छा अब जो है दूसरा है, कह दिस सेट ऑफ इवन नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। अब ये बताइए कि वो कौन सा इवन नंबर है जो 2 से नहीं कटेगा, 2 से डिविजिबल नहीं है। दुनिया का जितना सारा इवन नंबर है वो सब का सब 2 से डिविजिबल होता है। अब इसमें क्या कर रहा है, दिस सेट ऑफ इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो आप बताइए कोई ऐसा नंबर है इवन नंबर जो कि 2 से ना कटे। दुनिया का जितना सारा इवन नंबर है सब का सब 2 से कट जाता है, इसलिए गलत बोला, यानी कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो जब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्पिटी सेट कहेंगे। ठीक है, अच्छा तो एक और एग्जांपल लिख दिए, करा कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, और x क्या कर रहा है, रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा तो इसको सॉल्व करके देखिए, x का अगर वैल्यू अगर रेशनल नंबर आ जाएगा तो इम्पिटी सेट नहीं होगा। चेक करके देखिए, तो सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट अंडर 2। तो अब देखिए रूट अंडर 2 जो है वह इरेशनल होता है, रेशनल नहीं आया। तो इसको सॉल्व किया तो रेशनल आया, नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नल सेट होगा। क्यों, क्योंकि ये आना चाहिए था रेशनल, आ गया क्या, इरेशनल नंबर। क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। अगर यही रेशनल नंबर आता, प्लस माइनस 1 आ जाता या प्लस माइनस 2 आ जाता तो 2 नंबर हो जाता, यानी कि 2 हो जाता है, पेयर सेट कहलाने लगता है।
लेकिन इसमें तो आया ही नहीं। कैसा नंबर आया? इरेशनल नंबर आया। आना चाहिए था क्या? रेशनल नंबर। इसलिए यह नल सेट कहलाएगा, यानी कि आंसर सही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस बार इसको भी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। अब अगला जो हम लोग का टाइप है वो है सिंगल्टन सेट। ठीक है, सिंगल्टन जो है वर्ड सिंगल से बना, सिंगल का मतलब एक। ठीक है, तो सिंगल्टन सेट किसको कहेंगे? वैसा सेट जिसका केवल एक ही एलिमेंट हो। वैसा सेट जिसका केवल एक ही एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल्टन सेट कहेंगे। ठीक है ना? हाँ, इसमें देख लीजिए डिफिनीशन क्या लिखा है। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल्टन सेट। यानी वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या केवल वन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल्टन सेट कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में से क्या है? ए इक्वल टू द सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो किसी भी प्रेजेंट टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो एक ही है, तो एक है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल्टन सेट कहेंगे। ठीक है, जैसे बी जो है दूसरा सेट लिए, इसमें एक ही एलिमेंट लिखे हैं दो। ठीक है, सी जो है एक सेट दिए जिसमें एक ही एलिमेंट है जीरो, तो एक एलिमेंट आएगा तो उसका नाम क्या हो जाता है? सिंगल्टन सेट हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, टी इक्वल टू, ये आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, x such that x plus 5 upon x minus 5 इक्वल टू 4x minus 40 by 13 minus x। कह रहा है कि x अगर नेचुरल नंबर है तो प्रूव करिए कि यह सिंगल्टन सेट है। यानी कि हम लोग को क्या प्रूव करना है? सिंगल्टन सेट, यानी सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, और सेट का एलिमेंट क्या है? x। ठीक है, सेट का एलिमेंट क्या है? x है, तो x का केवल एक ही वैल्यू आना चाहिए। अगर एक वैल्यू आता है तो सिंगल्टन कहलाएगा, और x से ज्यादा वैल्यू आएगा तो सिंगल्टन सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से देखिए ये इक्वेशन x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 7 माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 40 बाई 13 माइनस x। तो ये आप कर लीजिए, x प्लस 5 माइनस ये 5 से x माइनस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 7 4x माइनस 14 ये 13 माइनस x, और क्या हो जाएगा? x प्लस 5 माइनस 5x ये 35, x माइनस 7 तो ये 4x माइनस क्या हो जाएगा? 40 और 13 माइनस x हो जाएगा। 5x में से x घटेगा तो माइनस 4x हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 40x माइनस 7 इसकल टू, देखिए 4x माइनस 40 और ये 13 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इस तरफ, तो लेफ्ट में माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा? 4x और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 40 बाई एक्स माइनस 7 इसका तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस 40 बाई क्या हो जाएगा? 13 माइनस एक्स। ठीक है, अब बहुत सारे लड़कों के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है कि सर 4x माइनस 40 4x माइनस 40 दोनों तरफ है, इसलिए इसको इरेज कर लेते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स जो है अब नहीं करना है। ठीक है, 10 तक का नॉलेज, ठीक है, कटा देते थे, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 40 13 माइनस एक्स इसकल टू क्या हो जाएगा? 4x माइनस 40 और ये x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आप उधर जाइए, इसको इधर लेके आइए, माइनस 4x माइनस 40 और 13 माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 40 इंटू क्या हो जाएगा? x माइनस 7 इसका टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4x माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 माइनस एक्स, और माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? प्लस x माइनस 7 इसका टू क्या हो जाएगा? 0।
तो यहाँ से माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस 4x माइनस 40 और 13 में से 7 घटेगा, क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x माइनस 40 इजकल टू 0 बाई माइनस 6 0। तो 4x माइनस 40 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। तो 4x बराबर 40, x बराबर क्या हो जाएगा 10। एक ही नंबर आया, x का एक ही वैल्यू आया, इसलिए सिंगलटन सेट होगा। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू आता तो यह सिंगलटन सेट नहीं कहलाता। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या है T इज ए क्या हो जाएगा सिंगलटन सेट। T कैसा हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए। टॉपिक है हम लोग का फाइनाइट सेट। देख लीजिए एक बार अच्छे से। फाइनाइट सेट किसको कहेंगे, फाइनाइट यानी कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है लिमिटेड हो, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं। फाइनाइट का मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हो, ठीक है ना। सेट विच इज नॉन इम्पिटिंग एंड कंसिस्ट ऑफ ए डिफरेंट इम्पिटिंग एंड नॉन इम्पिटिंग, नहीं इसका ठीक है। सेट विच इज इम्पिटी सेट को हम फाइनाइट लेते हैं। A set which is empty or consists of a different number of element is called finite set। वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो, डिफिनिट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे a इक्वल टू 1 2 3, कितना एलिमेंट है इसमें, 3 एलिमेंट है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट कहेंगे। और b जो है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू z। z किसको कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करिएगा थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स बराबर प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना एलिमेंट आया, 2 एलिमेंट आया। तो बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -5 और +5 आएगा। ठीक है, तो 2 एलिमेंट है इसलिए क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, और तीसरा जो है सी, सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ। ठीक है, इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे जितना सारा पर्सन है, तो इस अर्थ पे बहुत सारा कंट्री है, सब अपना अपना पर्सन को अगर मेजर करेगा, नंबर काउंट करेगा, तो टोटल का टोटल पर्सन जो है काउंट हो जाता है, यानी डिफिनिट है, इसलिए ये भी क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि इतना सारा आदमी को कैसे गिना जा सकता है, तो बिल्कुल गिना जा सकता है। जैसे हम लोग इंडिया में हैं, कोई अमेरिका में है, कोई ब्राज़ील में है, कोई स्पेन में है, तो कोई पेरिस में है, तो हर एक स्टेट जो है अपने अपने मेंबर को काउंट किए रहते हैं। ठीक है ना, तो सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन दी अर्थ आ जाएगा। वो चाहे 2 अरब हो, चाहे 3 अरब हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, काउंट हो जाएगा। तो जो काउंट हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, अच्छा डी, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, तो जितना सारा अर्थ पे एनिमल है वो भी काउंट है। ठीक है, अर्थ पे जितने सारे एनिमल हैं वो भी, उसको भी काउंट किया जा सकता है। जिस प्रकार से पर्सन को काउंट किया जा सकता है, उस प्रकार से एनिमल को भी काउंट किया जा सकता है। तो जब काउंट कर लेंगे तो क्या कहलाएगा, फाइनाइट। और जब काउंट नहीं कर पाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, इनफिनिट। तो किसको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो रेगिस्तान में कितना बालू का कण है तो पता नहीं चलेगा, आसमान में स्काई में कितने तारे हैं तो उसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफिनाइट सेट करेंगे, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। फिलहाल जो है फाइनाइट सेट यानी कि वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो, फाइनाइट हो, गिन सकते हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। फाइनाइट सेट में एम्प्टी सेट भी आ जाता है। ठीक है ना, तो ये इसका एग्जांपल से डेफिनेशन ये है, ये 4 एग्जांपल है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।